ओके बच्चे, हमने कल डिस्कस किया था कि रेप्लिकेशन जो होती है डीएनए की वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, दैट इज हाफ कंजर्व्ड होती है, फुली कंजर्व नहीं होती है। आज हमें डिस्कस करना है कि रेप्लिकेशन होती कैसे है, कि रेप्लिकेशन का वे क्या है, कौन से तरीके के थ्रू रेप्लिकेशन होगी। आपके पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और इस एक डीएनए के मॉलिक्यूल को रेप्लिकेशन के बाद दो डीएनए के मॉलिक्यूल आपने बनाने हैं। तो दो डीएनए के मॉलिक्यूल आपके पास एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दो डीएनए के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है बच्चे वो है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये आपके पास डीएनए है, तो इस डीएनए में बच्चे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है बेस पेयर के बीच में। तो पहले आपको दोनों स्ट्रैंड जो हैं, टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं, इनको अलग करना पड़ेगा। तो ये आपके पास दो डीएनए हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा जी? हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम आके क्या करता है? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो उसने यहां से डीएनए की जो है वो अनवाइंडिंग स्टार्ट कर देनी है इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो एक तरीके से अलग हो जाएंगे। तो आपकी किताबों पे ऐसे रेप्लिकेशन फॉर्म जो है वो बना के दिखाते हैं कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो हेलिकेज एंजाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते रहेंगे। और ये जो वाई शेप फॉर्क बनी है हम इसको नाम देते हैं बच्चे रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अनवाइंडिंग जो हुई है दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल की, तो वो हेलिकेज इसमें एटीपी यूज करेगा क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो हेलिकेज जो है वो एटीपी यूज करता हुआ दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग करता चले जाएगा। जैसे जैसे हेलिकेज आगे जाता जाएगा पिछले डीएनए अनवाइंड होता जाएगा। अगर आप ज्यादा बेटर है इसको अगर आप ऐसे दिखाओ कि हेलिकेज यहां से निकल गया, वहां पे आपको डीएनए खुला हुआ नजर आएगा इस तरीके से, और आगे से डीएनए बाइंड नजर आएगा। मतलब यहाँ पे आपका एंजाइम जो है हेलिकेज इस स्ट्रैंड पे, हेलिकेज की खासियत है बच्चे वो 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करता है। तो इधर हेलिकेज इधर जा रहा है और इधर हेलिकेज इधर जा रहा है। तो जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा ये बबल जो है यहाँ पे दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से आपको अलग नजर आ रहे हैं। यहाँ पे वो डीएनए के स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है। तो यहाँ पे ये जो ओपन हुआ है इसको हमने डिटेल में बनाने के लिए यहाँ पे आपको रेप्लिकेशन फॉर्क बना के दिखा दिया कि रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने में रोल प्ले कौन करता है? हेलिकेज। तो हेलिकेज 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करता है एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, और दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे भी 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये जो एंजाइम है आपके दोनों जो बेसेस हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करते हुए आगे पहुंचेगा। तो ये हेलिकेज जो एंजाइम है बच्चे, ये एंजाइम एटीपी को यूज करते हुए आपके दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अलग कर देता है।
क्योंकि ये हेलिकेज एंजाइम ने दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड कर दिया, क्योंकि ये एंजाइम आगे निकल जाएगा तो हो सकता है कि पीछे से अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे सी है, तो आपस में दोबारा जुड़ जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। तो इनको दोबारा ये एक दूसरे से साथ दोबारा रीबाइंडिंग ना कर दें, दोबारा रीबाइंडिंग ना हो जाए, इसके लिए इसको आके ज्वाइन करते हैं बच्चे एसएसबी प्रोटीन्स। हमने कल भी बात की थी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो इस स्ट्रैंड के ऊपर, इस रेप्लिकेशन फॉर्क के ऊपर आपको एसएसबी प्रोटीन्स जो है वो बाइंड करती नजर आएंगी। इसके ऊपर भी आपको एसएसबी प्रोटीन्स लगी हुई नजर आएंगी और इसके ऊपर भी आपको एसएसबी प्रोटीन्स जो है वो लगी हुई नजर आएंगी। तो आपके जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनी है उस रेप्लिकेशन फॉर्क को मेंटेन करने के लिए, ताकि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड वापस से रिबाइंड ना हो जाए, उसके ऊपर आके आपकी एसएसबी प्रोटीन जो है वो बाइंड करती है। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। यहाँ पे भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, वहां पे ये प्रोटीन बाइंड नहीं करेगी। डीएनए आपका यहाँ पे भी सिंगल स्टैंडर्ड है, उसी जगह पे आके ये जो एसएसबी प्रोटीन्स हैं वो अपने आप को आके वहां पे बाइंड करती हैं। और ये एसएसबी प्रोटीन्स की जो बाइंडिंग है, एसएसबी प्रोटीन्स की जो बाइंडिंग है, ये क्या करती है, कोऑपरेटिविटी शो करती है। सो एसएसबी प्रोटीन्स की जो बाइंडिंग है, एसएसबी प्रोटीन्स बाइंडिंग जो है शोज कोऑपरेटिविटी। व्हाट इज कोऑपरेटिविटी? कोऑपरेटिविटी का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कोऑपरेटिविटी शो करती है। मतलब अगर एक एसएसबी प्रोटीन का मॉलिक्यूल इस स्टैंड के ऊपर बाइंड कर गया तो दूसरे की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करेगा, कोऑपरेट करेगा। दो बाइंड करेंगे तो तीसरा, मतलब जो पहला मॉलिक्यूल है वो स्लो बाइंड करता है आके, दूसरा उससे फास्ट आके बाइंड करेगा, तीसरा उससे फास्ट आके बाइंड करेगा, चौथा जो है वो उससे भी फास्ट आके बाइंड करेगा। सो दैट मीन्स एसएसबी प्रोटीन की जो बाइंडिंग है इस सिंगल स्टैंड के ऊपर ये शो करती है कोऑपरेटिविटी। एक मॉलिक्यूल अगर एक बार आके लग गया तो दूसरा मॉलिक्यूल उससे फास्ट, तीसरा उससे फास्ट और चौथा मॉलिक्यूल उससे भी फास्ट जो है इसके ऊपर आके बाइंड करता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिविटी। काम इनका क्या है? ये जो हेलिकेज ने काम किया है, इस हेलिकेज के काम को मेंटेन करना, ताकि ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहें, वापस रीनेचुरेशन ना हो जाए। क्योंकि हेलिकेज ने यहाँ पे क्या की है? डीनेचुरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स। डीनेचुरेशन मींस सेपरेशन ऑफ बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम ईच अदर। उसने दोनों स्ट्रैंड को डीएनए के एक दूसरे से क्या कर दिया है जी? अलग कर दिया है। तो इनिशिएशन में पहले हेलिकेज आता है, दूसरा आपका जो प्रोटीन्स आ रही है वो आ रही है एसएसबी प्रोटीन्स। अब आपके दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए हैं। अब ये स्ट्रैंड भी एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट और ये स्ट्रैंड भी एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट। मैंने आपको पहले बोला था कि हमें टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड चाहिए होंगे जिसके ऊपर हम नए नाइट्रोजन बेस जो है वो एक एक करके क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो एसएसबी प्रोटीन्स के बाइंड करने के बाद बच्चे हमें इसके ऊपर करना है ऐड प्राइमर। हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपकी रेप्लिकेशन को जो एंजाइम करवाता है उसका नाम डीएनए पॉलीमरेज है, बट वो एंजाइम जो है उसको इनिशिएट नहीं कर सकता। तो हमारी जैसी रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई, इसके ऊपर आपको इनिशिएशन करवानी पड़ेगी और इनिशिएशन के लिए आपको आरएनए का प्राइमर चाहिए होगा। तो आपके पास जो रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई, इस रेप्लिकेशन फॉर्क के ऊपर अब हम ऐड करते हैं कि प्राइमर। तो ये आपकी जो रेप्लिकेशन फॉर्क है,
ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों, दैट मीन्स दिस इज और टेम्पलेट स्ट्रैंड, अगेन दिस इज और टेम्पलेट स्ट्रैंड। मान लो इसके ऊपर ये सीक्वेंस है टेम्पलेट के ऊपर, तो अब हमें इसके ऊपर क्या ऐड करना है बच्चे, प्राइमर। और प्राइमर किसका ऐड होता है, आरएनए का। ऐड किसने करना है, प्राइमेज नाम के एंजाइम। दैट मींस दिस प्राइमेज इज ए आरएनए पॉलीमरेज। इसने क्या करना है बच्चे, आपके दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर इसने प्राइमर ऐड करने हैं। प्राइमर होता क्या है, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो प्राइमर है वो क्या है, प्राइमर इज ए शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये होता है बच्चे कि प्राइमर के पास 15 से लेके 20 या 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। मतलब जिसमें ये जो बेसेस हैं आपके एन यहां पे कितना होगा, एन 15 भी हो सकता है, एन 20 भी हो सकता है, 25 भी मान लेते हैं हम कई बार कि प्राइमर जो है वो 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग भी हो सकता है। डिफरेंट प्राइमर हो सकते हैं, बट 25 न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा प्राइमर, जितना बड़ा आपका प्राइमर होता जाएगा उतनी ही प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलती है रेप्लिकेशन के अंदर। तो प्राइमर जो होता है वो शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। ऐड किसने करना है, प्राइमेज ने। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, अपने आप को यहां पे आके सेटल करेगा और यहां पे वो प्राइमर ऐड करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे एंजाइम आगे जाता जाएगा, इसने यहां पे आरएनए का प्राइमर ऐड करना शुरू कर दिया। ये प्राइमेज एंजाइम ने यहां पे क्या ऐड किया जी, आरएनए प्राइमर। ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, कितना लॉन्ग मॉलिक्यूल, मान लो ये चीज इसने यहां पे क्या कर दी, ऐड कर दी एक टेम्पलेट पे। सिमिलरली दूसरे टेम्पलेट स्टैंड पे भी ये जो एंजाइम है प्राइमेज, ये प्राइमर ऐड करेगा। बट यहां पे इस एंजाइम की भी एक प्रॉब्लम हुई है, ये भी सिर्फ 5' से 3' डायरेक्शन में चल सकता है। अगर ये एंजाइम इस स्ट्रैंड की अगर हम बात करेंगे, इस स्ट्रैंड पे अगर ये एंजाइम इधर से आ रहा है तो ये डायरेक्शन होगी 3' to 5'। जो इसके पास पॉलीमरेशन एक्टिविटी इसके पास भी नहीं है और हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसके पास भी ये एक्टिविटी नहीं है। मतलब इस स्ट्रैंड पे प्राइमर इस डायरेक्शन में ऐड नहीं होंगे। इस स्ट्रैंड पे प्राइमर जो होगा इस डायरेक्शन में ऐड होगा, 5' 3', 5' 3', 5' 3'। दोनों प्राइमर जो ऐड हुए हैं उनमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। 5' to 3' डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं और प्राइमर ऐड टेम्पलेट के हिसाब से होगा। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे यू आ जाएगी, क्योंकि आरएनए में यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता। अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी आ जाएगी, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आ जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे ए थी टेम्पलेट पे तो यहाँ पे यू, टी है तो ए, सी है तो जी, जी है तो सी, टी है तो ए। ये जो 3' OH ग्रुप है ये किसका है, ये ए का है। दिस 3' OH ग्रुप इज कंपल्सरी। ये थर्ड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होना जरूरी है। अगर इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ने आके इसको एक्सटेंड करना है तो आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो इसको एक्सटेंड तभी कर पाएगा जब यहाँ पे 3' OH ग्रुप जो है वो आपको देखने को मिलता है। सो दैट मीन्स एक डीएनए स्ट्रैंड जो टेम्पलेट है उसके ऊपर तो एक ही प्राइमर ऐड हुआ, बट यहाँ पे देखो 1 2 3
मल्टीपल प्राइमर ऐड में। यहां पे क्या होते हैं, मल्टीपल प्राइमर, एक से ज्यादा प्राइमर ऐड हुए हैं किस पे, इस टेम्परेट स्ट्रैंड पे। जिस टेम्परेट स्ट्रैंड के ऊपर एक से ज्यादा प्राइमर ऐड होते हैं हम उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। दैट मींस दिस टेम्परेट स्ट्रैंड इज ए लैगिंग स्ट्रैंड, और जिस टेम्परेचर के ऊपर एक ही प्राइमर ऐड होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। सो दैट मींस एक टेम्परेट स्ट्रैंड जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड है और दूसरा टेम्परेट स्ट्रैंड जो है वो क्या है जी, लीडिंग स्ट्रैंड है। सो लैगिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड, आपके पास दो टेम्परेट स्ट्रैंड जो है वो दो नाम से हम उनको जानते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चे, इस स्ट्रैंड पे मल्टीपल प्राइमर्स क्यों ऐड किए गए? अब देखो बच्चे डायरेक्शन उल्टी बन रही है, एंजाइम तो एक ही होता है। ये तो डायग्राम आपको बड़ी करके मैंने दिखा दिया, अगर ये छोटी रेप्लिकेशन फॉर्म होती ऐसे तो एक ही प्राइमेज ने आके बैठना था और उसने एक ही डायरेक्शन में मूव करना था। वो एक स्ट्रैंड पे डायरेक्शन बनती 5' to 3', दूसरे पे वो बनती 3' to 5'। तो एक ही एंजाइम दो डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि इस स्ट्रैंड पे कोई और एंजाइम बैठेगा आके, इस स्ट्रैंड पे कोई और एंजाइम बैठेगा। ये एक ही एंजाइम है, बड़ा एंजाइम होता है और वो एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। बट क्योंकि इस स्ट्रैंड पे वो डायरेक्शन ठीक बन रही है, 5' to 3' बन रही है, बट अगर वो इधर से इधर आता है इस स्ट्रैंड पे भी तो वो डायरेक्शन बनती 3' to 5', जो इसके पास पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी नहीं है। नो 3' to 5' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, जिसकी वजह से यहाँ पे टूट के ब्रेक करके उसने प्राइमर को ऐड किया है। कंटिन्यूस प्राइमर उसने एक प्राइमर ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रैंड पे एक ही डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो इस स्ट्रैंड पे डायरेक्शन बन रही है 5' to 3', ठीक है, बट इस स्ट्रैंड पे अगर आप इधर से आओगे तो इस 5 के ऑपोजिट जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका 3' इधर आएगा। ये देखो 3' to 5', 3' to 5', 3' to 5', आप इधर आ रहे हैं। सो दैट मीन्स दूसरे स्ट्रैंड पे जो डायरेक्शन है वो गलत बन रही है, जिसकी वजह से एक ही झटके में या एक ही साथ एक ही प्राइमर जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा। उस स्ट्रैंड के ऊपर आपको बार बार ये एंजाइम बैठेगा, हटेगा, फिर बैठेगा, फिर हटेगा, फिर लगेगा, फिर हटेगा, मतलब लग के फिर छोड़ देगा, लग के फिर छोड़ देगा, लग के फिर छोड़ देगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्राइमर जो है वो एक स्ट्रैंड पे ऐड कर देगा। सो मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड के ऊपर कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस होगी, दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर डिसकंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस होगी। इसी वजह से जिस स्ट्रैंड के ऊपर डिसकंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस होगी उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होनी है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी बन रही है। जो आपका कोई भी पॉलीमरेज मूव करेगा, चाहे प्राइमेज मूव करेगा, चाहे हमारा मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, इस स्ट्रैंड पे तो उसकी डायरेक्शन ठीक बन रही है 5' to 3', बट अगर वो इस स्ट्रैंड पे भी, क्योंकि एक ही एंजाइम है, ऐसा नहीं कि एक एंजाइम इधर चल रहा है दूसरा एंजाइम इधर चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ किताबों के ऊपर डायग्राम ऐसे बनी होती है, 5' to 3' ऐसे और इधर 5' to 3' ऐसे। ये ऊपर वाला टेम्परेट स्ट्रैंड, ये नीचे वाला टेम्परेट स्ट्रैंड। तो इस डायग्राम से ये लगता है कि एक एंजाइम जो है जी वो एक टेम्परेट पे इधर आ रहा है, दूसरा एंजाइम इधर जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करना आता है, वो है 5' to 3', और अगर वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा तभी नई न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। अगर वो 3' to 5' डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में इधर से इधर मूव करेगा तो न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर पाएगा। सो दैट मीन्स ये जो डायग्राम है ये दर्शाती है कि एक एंजाइम इधर मूव कर रहा है जी 5' to 3', दूसरा एंजाइम इधर मूव कर रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। एंजाइम एक ही है, जैसे ये एक एंजाइम हो, उसकी सबयूनिट अलग हो सकती है बट एंजाइम एक ही है। और एक एंजाइम है तो ये कैसे पॉसिबल है कि तो बच्चे अगर एंजाइम एक ही है तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक एंजाइम की जो सबयूनिट है जी वो इधर आ रही है, दूसरी सबयूनिट इधर जा रही है, तो आपस में फंस जाएगा ऐसे, ना वो इधर मूव करेगा ना वो इधर मूव करेगा। एक ही एंजाइम पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, एक ही एंजाइम इसी डायरेक्शन में एक साथ मूव करना चाहिए।
पर इसमें दिक्कत ये आती है कि ठीक है अगर ये एक साथ इकट्ठा मूव कर रहा है तो एक साइड तो डायरेक्शन ठीक बन रही है 5 डैश टू 3 डैश, बट दूसरी साइड डायरेक्शन बनेगी 3 डैश टू 5 डैश। उसी का रीजन है कि यहाँ पे एक ही प्राइमर ऐड नहीं हुआ, वो एंजाइम की सबयूनिट अटैच हुई, डिटैच हुई, अटैच हुई, डिटैच हुई, अटैच हुई, डिटैच हुई, जिसकी वजह से एक स्ट्रैंड के ऊपर तो कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस होगी क्योंकि एक ही प्राइमर है। इस पे क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस जो होगी वो डिसकंटिन्यूस होगी। मतलब ये है कि आपका एंजाइम इतना को डीएनए बना देगा, फिर इतना को डीएनए बना देगा, मतलब डीएनए फ्रेगमेंट्स में बनेगा। ये आरएनए, फिर ये ब्लू डीएनए, फिर ये ब्लैक वाला आरएनए का प्राइमर, फिर डीएनए, फिर आरएनए, फिर डीएनए। तो मतलब जो डीएनए की सिंथेसिस होगी इन केस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, वो सिंथेसिस होगी डीएनए की डिसकंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस। ये होगी कैसे, हम देख लेंगे कि एक एक करके जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे वो ऐड जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। बट इनिशिएशन का मतलब ये है कि आपने प्राइमर ऐड कर देना है। प्राइमर ऐड कर दिया आपने अगर, तो आपने रेप्लिकेशन को थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है, रेप्लिकेशन को थोड़ा सा इनिशिएट कर दिया है। सो दैट मीन्स आपकी रेप्लिकेशन थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी। तो इनिशिएशन का पहला स्टेप है प्राइमर को ऐड करना। पहला स्टेप तो हालांकि हमने डीएनए को खोला, अनवाइंडिंग की, हेलिकेज आया, एसएसपी प्रोटीन्स आई, फिर आपके दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड अलग हुए, फिर आपका प्राइमर ऐड हुआ। प्राइमर को ऐड करने की जरूरत क्या है, प्राइमर क्या करता है बच्चे, प्राइमर प्रोवाइड करता है 3 डैश OH ग्रुप। ये देखो हर एक प्राइमर के पीछे देखो मैंने क्या लिखा है, 3 डैश OH ग्रुप। अगर कोई आपसे पूछे कि इस प्राइमर का हमें फायदा क्या है, ये प्राइमर क्यों ऐड किया जाता है, प्राइमर प्रोवाइड करता है बच्चे 3 डैश OH ग्रुप। प्राइमर में हमें देना है 3 डैश के ऊपर जो OH ग्रुप प्राइमर के ऊपर आपको लगा नजर आ रहा है। ये 3 डैश OH ग्रुप बहुत ही जरूरी है अगर आपको डीएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड करना है। तो प्राइमर का काम है बच्चे 3 डैश OH ग्रुप प्रोवाइड करना। अब ये 3 डैश OH ग्रुप क्या करेगा, इसकी क्या जरूरत है हमें, ये 3 डैश OH ग्रुप यहाँ पे क्यों लगाया गया, आरएनए का प्राइमर क्यों लगाया गया। हम तो डीएनए का स्ट्रैंड बना रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई आरएनए थोड़ा बना रहे हैं। हमें तो डीएनए का एक कॉपी दूसरा स्ट्रैंड चाहिए था, बट शुरू में हमारी मजबूरी थी कि हमें आरएनए का प्राइमर बनाना पड़ा। क्यों, क्योंकि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उस एंजाइम को रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना नहीं आता, या ये कह लो उस एंजाइम को 3 डैश OH ग्रुप चाहिए अगर उसको यहाँ पे डीएनए बनाना शुरू करना है। तो वो 3 डैश OH ग्रुप कौन प्रोवाइड कर रहा है, आरएनए प्राइमर। अब क्यों चाहिए 3 डैश OH ग्रुप, वो अगर हम बात करें बच्चे, एक न्यूक्लियोटाइड की अगर आपने स्ट्रक्चर देखी हो कभी, जो मैंने एक A लिखा है या C लिखा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर अगर आपने कभी देखी हो तो ये होती है, एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर के पास एक शुगर होती है, उस शुगर के ऊपर मान लो एडेनिन वाला बेस लगा है, यहां पे उसके पास फॉस्फेट लगा होता है, यहां पे उसके पास HH और यहां होता है HOH। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के पास 3 चीजें होती हैं, एक शुगर, एक ये नाइट्रोजनस बेस और एक ये फॉस्फेट। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रस बेस मिलके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। जो आपको एक A लिखी हुई नजर आ रही है यहां पे, वो A एक्चुअल में ये इतनी स्ट्रक्चर है। अब इस शुगर के पास बच्चे हम लेबलिंग करते हैं इसको फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। दिस इज द 3 डैश OH ग्रुप जो एक न्यूक्लियोटाइड के पास हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे अगर A है, T है, तो यहाँ पे A है आरएनए में, तो A के पास क्या है, 3 डैश OH ग्रुप। ये A समझ लो ये है और इसके पास ये 3 डैश OH ग्रुप है। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेम्पलेट ने बताया है कि यहाँ पे C है तो यहाँ पे G ऐड कर दो डीएनए वाले प्राइमर के साथ, उसके साथ न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे G वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दूंगा।
मैं नहीं दूंगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बैठेगा, यहां पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये यहां पे जी ऐड करेगा। बट इसको जी को ऐड करने के लिए इस 3-OH ग्रुप का होना जरूरी था। क्यों? इस जी के ऐड होने के लिए यहां पे 3-OH क्यों चाहिए थे? इस ए के पास ये 3-OH क्यों चाहिए था? मान लो मुझे नीचे जी वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, तो न्यूक्लियोटाइड बना लो, न्यूक्लियोटाइड में फिर से वही शुगर होएगी, यहां पे जी लगा लो बेस, ये H, ये H, OH, CH2O, P, OH, फर्स्ट सेकंड। अब इस ग्वानिन के पास भी थर्ड कार्बन पे OH है, बट ये ग्वानिन को आपने इस एडेनिन में ऐड करना है, ये हम कर रहे हैं। इस ग्वानिन को इस एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड में क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो इस सेकंड न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने के लिए न्यूक्लियोटाइड के पास 3 स्ट्रक्चर होती है बच्चे, नाइट्रोजनस बेस, अगर आपने डीएनए की स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ी है कभी, ये शुगर और ये तीसरा फॉस्फेट। मतलब न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए वाला है, ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए वाला है। ये न्यूक्लियोटाइड मैंने बनाया है आरएनए का, एडेनिन वाला, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। क्योंकि आरएनए में शुगर होती है राइबोज, ये राइबोज शुगर है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में होती है, तो डीऑक्सी के लिए यहां पे ऑक्सीजन नहीं लगानी आपने सेकंड कार्बन पे, तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज, ये राइबोज शुगर है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमर आरएनए का है, ये एडेनिन मैंने आरएनए का दिखाया आपको। ये जो ग्वानिन में ऐड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे साइटोसिन है तो ग्वानिन ऐड होगा, जो इनकमिंग ग्वानिन है उस ग्वानिन ने इस 3-OH के साथ ही यहां पे बॉन्ड बनाना है। ये देखो इसके पास OH है, इस ग्वानिन के, इस बेस के, फॉस्फेट के पास भी OH है, तो यहां से वाटर क्या हो जाएगा जी? एलिमिनेट। अगर यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो ये H गया, ये H गया और ये O गया, तो यहां पे सिर्फ O बचा। इस O को हम ऐसे लिख लेते हैं, इस O को। तो आपका ये ग्वानिन यहां पे ऐड हो गया, मतलब इस OH ग्रुप के साथ ग्वानिन ने बॉन्ड बना लिया, ग्वानिन ऐड हो गया। अब ग्वानिन के पास OH ग्रुप है 3' के ऊपर, देखो ग्वानिन के पास 3' के ऊपर क्या है जी? OH ग्रुप। एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, तो एडेनिन के ऊपर क्या लगेगा? ये थायमिन लगेगा, T लगेगा। तो T किस में ऐड होगा? इसमें ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? सेम तरीके से यहां पे न्यूक्लियोटाइड बना लो, ये उस थायमिन वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर, ये थायमिन लगा हुआ है, ये HH, ये HOH, ये CH2O, P, OH, O नेगेटिव। अब मतलब जो अब यहां पे थायमिन आएगा, यहां पे जो थायमिन लगने आएगा वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ग्वानिन ने किसके साथ बनाया था? एडेनिन के 3-OH ग्रुप के साथ, वैसे ही थायमिन ग्वानिन के 3-OH ग्रुप के साथ बनाएगा। ग्वानिन का 3-OH ग्रुप, थायमिन का फॉस्फेट का OH ग्रुप, यहां से कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर फिर से निकल जाएगा, H गया, ये H गया और O गया, और इस O ने बॉन्ड बना लिया, तो यहां पे थायमिन लग गया। अब देखो बच्चे, थायमिन के पास भी 3' पे क्या है? OH ग्रुप। मतलब अब इसके बाद आपको आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं है, जो न्यूक्लियोटाइड आता जाएगा वो अपना 3-OH ग्रुप लेके आएगा, ताकि जो नेक्स्ट आने वाला न्यूक्लियोटाइड है वो इसके साथ क्या हो सके? ऐड हो सके। सो दैट मीन्स आपने जो बच्चे यहाँ पे एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जा रहे हो, तो यहाँ पे T के बाद A ऐड हो जाएगा, C के बाद G ऐड हो जाएगा, G के बाद C ऐड हो जाएगा, T के बाद A ऐड हो जाएगा। मतलब आपका एंजाइम मूव करता करता यहां पहुंच जाएगा। तो आपका डीएनए का स्ट्रैंड देखो, इतना लॉन्ग डीएनए का स्ट्रैंड आपके पास बन गया। शुरू में आरएनए है,
उसके बाद डीएनए इलोंगेट होता चला जाएगा। अगर यहाँ ए है तो यहाँ पे टी ऐड कर दो, सी है तो यहाँ पे जी ऐड कर दो, जी है तो सी ऐड कर दो, सी है तो जी ऐड कर दो, टी है तो ए ऐड कर दो। तो मतलब आपका डीएनए का स्ट्रैंड जो है ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे इलोंगेट होता चला जाएगा और आपका एंजाइम जो है वो आगे मूव करता चला जाएगा। तो ये तो है बच्चे लीडिंग स्ट्रैंड पे। ये लीडिंग स्ट्रैंड पे जो आपका डीएनए है वो इस तरीके से कंटिन्यू सिंथेसिस उसकी होती रहेगी वन गो में। बट इसका क्या करें, क्योंकि एंजाइम तो एक ही है, मैंने आपको बोला कि एंजाइम की एक ही होता है, उसकी सबयूनिट दो होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की डिटेल में स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसके पास कौन कौन सी सबयूनिट्स होती हैं। बट इस स्ट्रैंड पे ये जो एंजाइम है, क्योंकि इधर ही मूव करना है और इस साइड अगर ये मूव करेगा तो डायरेक्शन 3' to 5' बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट एक्चुअल में ये स्ट्रैंड क्या करता है, अपने आप को फोल्ड कर लेता है। फोल्ड करने के बाद ये भी सेम इसी डायरेक्शन में आ जाता है। अगर हम इसकी डिटेल डायग्राम देखें, इस रेप्लिकेशन फॉर्क ये आपको जितनी सिंपल लग रही है ये उतनी है नहीं। अगर ये स्ट्रैंड इस तरीके से है तो दूसरे स्ट्रैंड ने अपने आप को इस तरीके से फोल्ड किया होता है, ताकि अगर एक ही एंजाइम यहां पे मूव करे, इधर एक ही एंजाइम ऐसे बैठ के मूव करे तो इस स्ट्रैंड पे भी एक ही डायरेक्शन में मूव करे, इस स्ट्रैंड पे भी वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि एक ही एंजाइम मैंने आपको बोला वो एक स्ट्रैंड पे तो 5' 3' आ जाएगा, दूसरे स्ट्रैंड पे वो 5' से 3' कैसे आएगा, इस तरीके से। क्योंकि अब डायरेक्शन देखो सेम होती है, ये स्ट्रैंड पे वो इधर आ रहा है और इस स्ट्रैंड पे भी आपका डीएनए पॉलीमरेज इधर ही आएगा। एक्चुअल में जो रेप्लिकेशन फॉर्क आपको सीधी लग रही है, ये सीधी नहीं होती है, इस तरीके से अपने आप को कॉइल करती है। कॉइल करके स्ट्रक्चर इसलिए बनाती है ताकि डायरेक्शन ठीक हो जाए। डायरेक्शन क्या हो जाए, 5' to 3'। डायरेक्शन क्या हो जाए, 5' to 3'। तो अब देखो डायरेक्शन इस पे भी 5' to 3', इस पे भी 5' to 3'। क्योंकि ये स्ट्रैंड की कॉइलिंग हो रखी है, इसी वजह से जो डीएनए बनेगा वो ब्रेक होके बनेगा, कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। थोड़ा सा डीएनए यहाँ पे इस OH ग्रुप को यूज करके बना दिया, मतलब A है तो यहाँ पे T लगा दिया, यहाँ पे अगर A है तो फिर से T लगा दिया, C है तो G लगा दिया। तो मतलब ये डीएनए आपका ब्लू वाला जो डीएनए यहाँ पे बन रहा है, फ्रैगमेंट्स के अंदर बन रहा है, पार्ट्स के अंदर बनेगा और हाइब्रिड बनेगा, RNA DNA, RNA DNA RNA। और ये जो फ्रैगमेंट्स में डीएनए लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बनता है, इस स्ट्रैंड पे, इसको हम बोलते हैं बच्चे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो इनिशिएशन बड़ी आसान है, प्राइमर ऐड किया और 1-2 डीएनए की न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दी तो रेप्लिकेशन इनिशिएट होगी। उसके बाद आपने सिर्फ उसको इलोंगेट करना है। इलोंगेट मतलब जितना मर्जी खींचते रहो। तो सेकंड स्टेप जो है हमारा वो इलोंगेशन है। इलोंगेशन में तो कुछ करना ही नहीं, आपके टेम्पलेट में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस से आपका डीएनए पॉलीमरेज मूव करता रहेगा। टी के अपोजिट ए लगाता रहेगा, ए के अपोजिट टी लगाता रहेगा, सी के अपोजिट जी लगाता रहेगा, जी के अपोजिट सी लगाता रहेगा, सी के अपोजिट जी लगाता रहेगा। और सिमिलरली लैगिंग स्ट्रैंड पे वो मूव कर रहा है, लग रहा है कि उधर डायरेक्शन में जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरीके से फोल्ड हुई होती है। दोनों स्ट्रैंड पे सेम ही डायरेक्शन में मूव करेगा, डायरेक्शन भी ठीक बन रही है दोनों पे 5' to 3', 5' to 3'। तो सेम डायरेक्शन में मूव करता है, बट डीएनए बन रहा है फ्रैगमेंट्स में। ये जो फ्रैगमेंट्स हैं इनको हम नाम देते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। सो दैट मीन्स आप जितना मर्जी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को इलोंगेट कर सकते हैं। सो दैट इज इलोंगेशन, कि डीएनए का स्ट्रैंड आपका बनना शुरू हो गया एक बार, तो उसको जितना मर्जी इलोंगेट कर दो। लास्ट स्टेप बच्चे इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होती है।
ये प्रोसेस खत्म कहां पे जाके होगा और खत्म कैसे होगा, ये चीज हम डिस्कस करेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में।